एक बूढ़ी औरत खाट पर बैठी है, आंखें दरवाजे पर टिकी हैं, आवाज भर्राई हुई, लेकिन दिल में दर्द साफ झलकता है। अरे, कोई है? कोई सुन रहा है मेरी बात? कहाँ चले गए सब? इस घर में कोई नहीं जो मेरी आवाज सुने। हे भगवान, अब तो मुझ पर रहम करिए। अपने पास बुला लीजिए मुझे। इस बूढ़ी काया में अब और सहन नहीं होता प्रभु। कब से आवाज लगा रही हूँ, पर कोई आता ही नहीं। न कोई पूछने वाला, न खाना पानी देने वाला। अब मुझसे नहीं होगा प्रभु। अब मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, यही प्रार्थना है। क्या हुआ दादी? आपको कुछ चाहिए था क्या? इतनी देर से आप बुला रही थी। मुझे माफ करिए दादी, मम्मी कुछ काम में लगी थी। आप बस बताइए आपको क्या चाहिए, मैं हूं ना आपके पास। आपका हर काम मैं कर दूंगी, बस आप परेशान मत होइए। चल हट यहाँ से, तुझसे बात नहीं करनी मुझे। मैंने साफ मना किया है। दादी मत बोल मुझे बार बार। जब से तू इस घर में आई है, एक भी बेटा नहीं हुआ, सिर्फ तेरी वजह से। तेरी माँ को भी बस 3 बेटियां ही हुई। पता नहीं तेरे कदम इस घर के लिए कितने मनहूस साबित हुए हैं। मत बुला मुझे दादी, मैं तेरी कोई दादी वादी नहीं हूँ। जा यहाँ से। रोते रोते वो अपनी माँ के पास भागी जाती। माँ, मेरी दादी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं जब भी उनके पास जाता हूँ तो वो मुझसे डांट कर बात करती हैं, जैसे उन्हें मेरा आना पसंद नहीं हो। वो कभी मेरे साथ खेलती भी नहीं और कहती हैं कि उन्हें दादी मत बुलाओ। माँ, क्या सिर्फ मेरी दादी ही ऐसी हैं? मेरे सभी दोस्तों की दादियाँ तो उन्हें प्यार करती हैं, उनके साथ खेलती हैं। फिर मेरी दादी मुझे क्यों नहीं चाहती? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, बस कभी कभी अपने तरीके से प्यार जताती है जो हमें समझ नहीं आता। अगर वो कुछ सख्त बोल भी दे तो बुरा मत मानना। दिल से वो तुम लोगों को बहुत चाहती है, बस अपने जज्बात जाहिर करना नहीं जानती। वहाँ पिंकी और रिंकी भी आती हैं और वे भी बताती हैं कि दादी उनके साथ भी ऐसे ही व्यवहार करती हैं, उन्हें मनहूस कहकर बुलाती हैं। तब कमला तीनों को समझाने की कोशिश करती है, उन्हें सहानुभूति और अपनापन देती है। नहीं बेटा, दादी तुम तीनों से बहुत प्यार करती है। हाँ, कभी कभी वो थोड़ी सख्त लगती है, पर दिल से नफरत नहीं करती। असल में उनके मन में बहुत सालों का दर्द है, अकेलापन है। वो बस उसे शब्दों में नहीं ढाल पाती। उनकी हर डांट के पीछे भी प्यार छुपा होता है। सोचो जरा, क्या कभी किसी ने दादी को सच में अपनी पोतियों से नफरत करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो नफरत नहीं कर सकती, वो सिर्फ दुखी है। इसलिए बेटा, उनके शब्दों का बुरा मत मानो। कभी कभी दुख इंसान की जुबान से नहीं, उसके व्यवहार से बोलता है। नहीं माँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा ऐसा करते हुए। गांव में सबकी दादियाँ अपने पोते पोतियों से कितना प्यार करती हैं, सबके साथ हंसकर बात करती हैं, दुलार करती हैं। लेकिन मेरी दादी, सिर्फ मेरी दादी ही है जो मुझसे ऐसे बर्ताव करती है। जानती हो माँ, कभी कभी तो लगता है बाकी सबकी दादियाँ मुझसे भी ज़्यादा प्यार से पेश आती हैं, पर मेरी अपनी दादी, वो तो जैसे मुझसे नाराज़ ही रहती है। वो मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करती, और तो और वो मुझ पर बहुत चिल्लाती हैं, बात बात पर गुस्सा करती हैं। मुझे समझ ही नहीं आता माँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो सिर्फ मेरी दादी ही मुझसे इतना दूर है।
नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। दादी तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। अच्छा चलो, अब तुम ये सब बातें मन में मत रखो। मैं अभी जाकर दादी से बात करती हूँ, ठीक है? माँ, आप ज्योति से इस तरह क्यों बात करती हैं? वह तो एक छोटी सी बच्ची है। उसे क्या पता कि उससे क्या गलती हुई है। अगर वो एक लड़की है तो इसमें उसकी क्या गलती है? माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया उसे समझिए, अपनाइए। उसे आपके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। किसे अपना लूं? उसे जिसने मेरे पोते को देखने तक नहीं दिया। मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती। अब तू ही सोच, तेरे बुढ़ापे में कौन तेरा सहारा बनेगा? मेरा क्या है, मैं तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। वैसे भी लड़कियां क्या काम आती हैं? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो वो बहुत छोटी है, उसे ये सब बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप उसे प्यार से अपनाएंगी और पढ़ाएंगी लिखाएंगी तो वही पोती कल को कुछ बनकर आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। माँ, लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता, बस जरूरत होती है उन्हें बराबरी का मौका देने की। कुछ भी कर लो, लड़कों की बराबरी नहीं कर पाओगी। मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती हो तुम तीनों। श्याम खेत से थका हारा घर लौटता है। कमला उसे दिन भर की सारी बातें बताती है। श्याम चुपचाप सुनता रहता है, बिना एक शब्द बोले। फिर वो धीरे से उठकर घर के बाहर आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में सोच की गहराई होती है। कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में भी ये बात घर कर गई थी कि बेटियों की वजह से उसका बेटा नहीं हुआ। वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा होता है। अगले दिन सुबह का समय है। श्याम चुपचाप आंगन के कोने में बैठा है, आंखों में कहीं गहराई तक उतरती सोच लिए। तभी धीरे धीरे ज्योति उसके पास आती है। नन्हे कदमों से वो पिता के पास पहुंचती है। पिताजी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? मुझे आपके साथ खेलना है, बहुत मन है। चलिए ना पिताजी, मेरे साथ खेलिए ना। तुम खुद खेलो, मुझे मन नहीं है। तुम्हें तो दिन भर बस शरारत ही सूझती है और कुछ नहीं। या तो खेलती रहती हो, नहीं तो बदमाशी करती रहती हो। न कभी तुम्हें पढ़ते हुए देखा, न कोई और काम करते हुए। जा, खुद ही खेलो और मुझे परेशान मत करो। माँ, पहले तो बस दादी ही डांटती थी, लेकिन आज पिताजी ने भी डांट दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझसे बहुत बुरे तरीके से बात की। माँ, क्या पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते? क्या दादी भी नहीं करती? ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। सब बस मुझे डांटते रहते हैं हर वक्त। तभी पिंकी और रिंकी भी वहां आ जाती हैं। वे भी अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं और कहती हैं, माँ, हमारे साथ भी दादी और पिताजी ऐसा ही करते हैं। हमें भी अक्सर बिना वजह डांट पड़ती है। क्या हमने कुछ गलत किया है? क्या हमसे भी कोई प्यार नहीं करता? उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं और दिल में वही सवाल जो ज्योति के मन में था। कमला चुपचाप तीनों बेटियों की बातें सुनती रहती है। उनके आंसू, उनके सवाल, सब कुछ उसकी रूह को झकझोर देता है। वह भीतर ही भीतर टूटने लगती है। अपनी मासूम बेटियों को उदास और टूटा हुआ देखकर उसका दिल भर आता है। वह सोचती है, इन बच्चियों की कोई गलती नहीं है, फिर भी इनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है? यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
कमला बेहद परेशान हो जाती है। वह जानती है अब और चुप नहीं रहा जा सकता। उसकी बेटियां उसकी ताकत हैं, शर्म नहीं। वह ठान लेती है कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी बेटियों को इस समाज में इज्जत मिले, लोग उनकी तारीफ करें और उन्हें कभी भी बेटी होने की सजा न मिले। कमला अपने आंसुओं को पोंछकर संकल्प लेती है, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी कि वे कभी खुद को लड़कों से कम न समझें। वे अपनी पहचान खुद बनाएंगी और दुनिया उन्हें सलाम करेगी। रिंकी, पिंकी, ज्योति, बेटियों, जरा इधर आओ। माँ को तुम तीनों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, आप बुला रही थी, क्या बात है? हाँ बेटियों, आज मैं तुम तीनों से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ और ध्यान से सुनना। आज से तुम तीनों की शरारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब वक्त है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग बेवजह बाहर जाओ या समय बर्बाद करो। ज्योति, तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारी शरारतें तो बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब बस करो बेटा, माँ होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। सुधर जाओ, वरना आगे चलकर मुश्किल हो सकती है। रिंकी, पिंकी, तुम दोनों भी सुन लो। पढ़ाई के अलावा अगर मैंने तुम्हें इधर उधर घूमते या बेवजह वक्त बर्बाद करते देखा तो मुझसे सख्त कोई नहीं होगा। अगर खेलना भी है तो घर के सामने खेलो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारी पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी है पढ़ाई। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों कुछ बनो, ऐसा बनो कि सब तुम्हें देखकर कहें, देखो कमला की बेटियां हैं। कमला को अपने सख्त रवैये पर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। माँ का दिल तो अंदर से टुकड़े टुकड़े हो रहा था, पर वह जानती थी कि अगर अभी सख्ती नहीं बढ़ती तो उसकी बेटियां कभी अपना हक नहीं पहचान पाएंगी। उसे अब ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि उसकी बेटियां कुछ बन सके, खुद को साबित कर सके और ये दिखा सके कि वे किसी से कम नहीं हैं। कमला एक दिन दूर खड़ी होकर ज्योति को देख रही थी। कभी हंसती खेलती चंचल सी ज्योति अब चुपचाप रोया करती थी। अब वह किसी को यह नहीं दिखाती थी कि उसकी आंखों में आंसू हैं। उसके पास बस एक नन्हा सा मन था और अब वह भी खामोश रहने लगा था। ज्योति पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अब तो वह खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में ही डुबो चुकी थी। खेलना कूदना, हंसी मजाक सब पीछे छूट गया था। वह अब न तो बाहर खेलने जाती, न ही पहले की तरह मुस्कुराती। बस अपने घर में अपनी दोनों बहनों के साथ बैठकर पढ़ाई में लगी रहती थी, जैसे दुनिया से कोई नाता ही नहीं रहा हो। कुछ ही सालों में पिंकी और रिंकी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। दोनों ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, जिससे पूरे गांव को उन पर गर्व हुआ। सरकार ने उनकी मेहनत को पहचानते हुए उन्हें स्कॉलरशिप दी और यह उनके सपनों को पंख मिल जाने जैसा था। दोनों बहनें अब गांव से बाहर बड़े शहरों में पढ़ाई करने चली गईं। नई दुनिया, नए रास्ते, नए सपने। पर ज्योति, वह अब भी अपने उसी गांव में रह गई, उसी छोटे से स्कूल, उसी परिचित रास्तों और उसी सूनी सी खामोशी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। कभी जो तीनों बहनें एक साथ बैठकर किताबें पढ़ा करती थीं, अब ज्योति अकेली रह गई थी, मन में कुछ अधूरे सवाल लिए, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान सजाए हुए। ज्योति, तुम पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना। तुम भी अच्छे नंबर लाना ताकि जल्दी से हमारे पास आ सको।
फिर हम तीनों साथ मिलकर आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है? हाँ दीदी, ठीक है। मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगी एंड जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगी। कुछ भी कर लो, लड़कों की बराबरी नहीं कर पाओगी। मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती हो तुम तीनों। वहीं पास खड़ा श्याम यह सब चुपचाप सुन रहा था। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर उठती गिरती भावनाएं सब कुछ कह रही थीं। कहीं ना कहीं अब उसके मन में भी एक हलचल सी होने लगी थी, क्योंकि सच्चाई यह थी कि गांव में पढ़ाई में सबसे आगे यही तीनों बेटियां थीं, पिंकी, रिंकी और ज्योति। और उनमें से 2 यानी उसकी अपनी बेटियां अब बाहर के अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ रही थीं, वो भी सरकार की स्कॉलरशिप पर। और जो छोटी बेटी थी वह भी कम नहीं थी, तेज दिमाग, मेहनती और आत्मविश्वास से भरी हुई। श्याम की आंखों में अब गर्व की एक चमक थी, जो कभी शक और संकोच से ढकी रहती थी, आज वह सच का सामना कर रही थी। उधर पिंकी और रिंकी के जाने के बाद ज्योति जैसे एकदम अकेली पड़ गई थी। घर की चहल पहल अब सन्नाटे में बदल गई थी। दादी के ताने अब और तीखे हो चले थे, लेकिन ज्योति अब वो सब अनसुना करने लगी थी। उसका मन अब सिर्फ एक जगह लगा था, पढ़ाई में। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी, उसकी नजर रास्ते में एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो बहुत ही बीमार और लाचार लग रही थी। कोई उन्हें देख नहीं रहा था, लेकिन ज्योति का दिल कांप उठा। वह बिना एक पल गंवाए उन्हें सहारा देकर गांव के अस्पताल ले गई, उनका इलाज करवाया और तब तक उनके पास बैठी रही जब तक वे ठीक न हो गईं। उस दिन ज्योति के भीतर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। क्या हुआ ज्योति? आज तुम बहुत उदास लग रही हो। कुछ हुआ है क्या बेटी? मुझे डॉक्टर बनना है, एंड सिर्फ डॉक्टर नहीं, इस गांव की डॉक्टर। मैं यहीं रहकर लोगों का इलाज करना चाहती हूँ। यहाँ किसी के पास सही इलाज नहीं है और ना ही कोई अच्छा डॉक्टर। आज मैं एक बूढ़ी अम्मा से मिली जो बहुत बीमार थी। कोई उन्हें देखने वाला तक नहीं था। उन्हें अस्पताल ले गई, इलाज करवाया, एंड तभी मैंने सोच लिया कि अब मेरा सपना क्या है। मैं ये बदलाव लाना चाहती हूँ ताकि किसी को यूं तड़पते ना देखना पड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक दिन तुम जरूर बहुत बड़ी और बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, मुझे पूरा यकीन है। एक दिन ज्योति का परीक्षा परिणाम आता है और वो अपने मेडिकल एग्जाम में शानदार सफलता हासिल कर लेती है। उसका नंबर पूरे भारत में बहुत अच्छा आता है। ये पल उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा होता है। अब ज्योति आत्मविश्वास के साथ अपने डॉक्टर बनने के सफर पर आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिंकी और पिंकी भी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती हैं और आज दोनों ही बहुत बड़े पदों पर कार्यरत हैं। वे देश विदेश की जिम्मेदारियां वो संभाल रही हैं और अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। इसी बीच ज्योति का परिणाम भी आने वाला है, जिसे लेकर तीनों बहनें बहुत चिंतित और बेचैन हैं। आखिरकार वो पल आ ही गया। ज्योति का परिणाम आ गया और वह अपनी परीक्षा में सफल रही। आज उसका सपना सच हो चुका था। वह अब एक डॉक्टर बन चुकी थी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी ओर हम सब बेहद खुश थे और उसकी दादी तो मन ही मन गर्व से भावुक हो उठी थी। उनकी आंखों में चमक थी और होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान, मानो उनकी तपस्या सफल हो गई हो। ज्योति बेटा, कहाँ गई तू? ज्योति, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम तीनों बहनों से कभी प्यार से बात नहीं की, ना ही तुम्हें समझने की कोशिश की। लेकिन आज एक बात अच्छे से समझ आ गई है, तुम तीनों किसी भी लड़के से कम नहीं हो।
आज अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि अब तुम तीनों उसके साथ खड़ी हो, उसके बराबर हो। बेटा, मुझे माफ कर दो। श्याम और कमला की आंखों में भी आंसू थे। ये आंसू थे गर्व और भावुकता के। रिंकी और पिंकी भी खड़ी थीं, चुपचाप दादी की बातें सुन रही थीं, जिनमें वर्षों का अनुभव और स्नेह झलक रहा था। आज पूरा परिवार एक अनकहे सुख से भरा हुआ था। हर चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज श्याम को अपनी तीनों बेटियों पर गर्व हो रहा था। उन्होंने जो सपना देखा था वो सच हो चुका था। तीनों बेटियों ने न केवल उसके नाम को बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया था। ये एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था, बस महसूस किया जा सकता था।